नमस्कार दर्शकों, मैं दौलत शर्मा और आपका स्वागत है यूआईपी न्यूज़ में। लगातार जिस तरीके से अब पेंशन का मुद्दा जो है अहम बनता हुआ नजर आ रहा है और पूरी राजनीति को घेरता हुआ ये मुद्दा अब दिख रहा है। हालांकि दिल्ली में अभी जो चुनाव नतीजे आए वो बीजेपी की तरफ से 27 साल बाद भारतीय जनता पार्टी ने अपना सूखा खत्म किया, लेकिन अब केंद्र में भी बीजेपी और राज्य में भी बीजेपी। अब इसके बाद क्या जो बुजुर्ग अपनी पेंशन का इंतजार कर रहे हैं, जिन्होंने यहाँ पर फुल समर्थन नोटा को दिया था, यानी किसी भी पार्टी को उन्होंने नहीं चुना, लेकिन अब कई लोग उम्मीद जता के बैठे हैं कि यहाँ पर बीजेपी शायद उनका कुछ भला कर दे, बीजेपी शायद उनको कुछ दे, यानी पेंशन में थोड़ी बढ़ोतरी करे। आप मेरे पीछे देखेंगे तो यहाँ भी कई हजारों लोग आए हुए हैं अपनी पेंशन की मांग को लेकर, जिसमें कई सारे दिव्यांग लोग हैं। स्पेशली सर देखा जाए तो दिव्यांग लोगों के लिए ही ये पूरा प्रोटेस्ट यहाँ पर किया जा रहा है। मतलब एक तो कई करोड़ों बुजुर्ग परेशान है और यहाँ दिव्यांग परेशान है। क्या लगता है स्थिति अब तो राज्य में भी वो आ गए, अब तो केंद्र में वो बैठे हैं, क्या हो सकता है? विडंबना देखिए, जिनको सच में जरूरत है उनको नहीं मिल रहा है। जो सच में भूखा है, जो सच में परेशान है, जो सच में नीडी है, जो सच में वंचित, शोषित और क्या बोलते हैं, जो सबसे पीछे पायदान पे खड़ा हुआ है, उसको धक्का मारा जा रहा है। और जो नहीं मांग रहा है, जो समर्थ है, सशक्त है, बलवान है, ताकतवर है, उसके जेब में जा जाके योजनाएं डाली जा रही हैं। वो चाहे मिडिल क्लास, हायर मिडिल क्लास की बात हो, प्रधानमंत्री जी ने टैक्स रिबेट की, अच्छी बात है, करनी चाहिए। चाहे वो महिलाओं को देने की बात हुई कि भाई हर महिला को देंगे। अभी मैं आपकी बात टोकूंगा, वही जब 8 मार्च को पहली किस्त महिलाओं के खातों में जाएगी 2500 रुपए की, तब उन बुजुर्गों के दिल पर क्या बीतेगी, जिन्होंने तो अपना पैसा भी सरकार को दिया, फिर भी लेकिन वही पैसा वापस नहीं आ रहा। असल में क्या है, ये सरकार निरंकुश हो चुकी है। सारी सरकारें, एक की बात नहीं कर रहा, ये सारी सरकारें निरंकुश के साथ साथ असंवेदनशील भी हो चुकी हैं। इन सरकारों के पास कोई हृदय नाम की चीज नहीं है। ये एक मशीन की तरह बैठी हुई है, जो जब सोच लेती हैं कि हम ना खाता ना वही, जो हमारे मन में आए वही सही। इनका ये एजेंडा है कि भाई हम जिसको चाहेंगे उसको देंगे। जो मांगेगा, जो नीडी है, जो कमजोर है, जो वंचित है, जो परेशान है, जो लगातार संघर्ष कर रहा है, और जिसका बनता है उसको नहीं देंगे। और जिसका बनता नहीं है, जिसने कभी मांगा नहीं, जो मस्ती में अपने ही पेट भरा हुआ है, जिसका जो 4 तरह की मिठाइयां खा के बैठा हुआ है, जो पकवान खा के बैठा हुआ है, जिसको सुबह और शाम की कोई फिक्र नहीं है, जिसको कोई दिक्कत नहीं है, तकलीफ नहीं है, उनके पेट भर रहे हैं, उनको उल्टियां हो रही हैं, तो उनको उल्टियां की दवाई दी जा रही है कि उल्टी की दवाई खाओ और डबल खाओ। सरकार की योजनाओं का ऐसा बंदरबाट हो रहा है, सरकार के खजाने का, हमारे और आपके टैक्स के पैसे का ऐसी लूट मची हुई है। और लूट भी नहीं कहूंगा, मितव्ययिता कहूंगा मैं इसे। जहां चाहे वहां खर्च कर रहे हैं। और जिन लोगों ने पैसा दिया सरकारी खजाने को सशक्त करने के लिए, वो चाहे ईपीएफओ को दिया, ईपीएफओ को आपको पता है, ईपीएफओ में लाखों करोड़ रुपया कंट्रीब्यूशन के जरिए आता है। 7 करोड़ से भी ज्यादा कंट्रीब्यूटर हैं, उनका पैसा हर महीने कट रहा है। तो पेंशन देना चाहे तो कोई बड़ी बात नहीं है, ब्याज से भी दिया जा सकता है। इतनी ब्याज आती है उस पैसे की, क्योंकि पेंशनर को तो ब्याज मिलेगी नहीं। पेंशनर के साथ तो जो अनुबंध है वो पेंशन मिलेगी उनको ब्याज से कोई लेना देना नहीं है। वो तो अपना कंट्रीब्यूशन उनका जो जा रहा है वो जाएगा। सरकार ने थोड़ा सा एक उनको गोली दे दी कि हम भी तुम्हारे को सहयोग कर रहे हैं, हम भी तुम्हें थोड़ा पैसा दे रहे हैं। 1.16 का शायद है, वो सरकार ने उसमें डाल के, और कहते हैं ना, डेली दे के भेली ले ली, यानी गुड़ का एक टुकड़ा देकर और पूरी गुड़ की भेली, यानी गुड़ का पूरा वो ले लिया। तो सरकार ने थोड़ा सा पैसा पेंशन फंड में कंट्रीब्यूट किया और सारा हजम करके बैठ गई। ब्याज उन्हें देना नहीं है। पेंशन का फॉर्मूला ऐसा बना हुआ है कि जिसमें से पेंशन निकलेगी नहीं। पूरी तरह से लूट लो, खसोट लो, नोच लो, और वो बेचारा पूरी जिंदगी जिसका पैसा कटा, जिसका पीएफ में पैसा गया या जिसका ईपीएस 95 योजना में पैसा गया, उसके साथ ये कर रहे हैं। बताइए क्या कहेंगे? मतलब ऐसा खाना निकला वो कभी उगला नहीं जाएगा। हाँ, अब इनका इलाज नहीं है अब कोई। ये कहते हैं मदमस्त हाथी हो गए हैं। ये एक ऐसा जानवर हो गए हैं जो कहते हैं ना, आवारा पशु हो गए हैं। ये बस भागे जा रहे हैं, दनदनाए हुए चले जा रहे हैं। ये रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। इनके सर पर कहते हैं ना, सत्ता का नशा हो गया है। और ये नशेड़ी हैं, ये नशेरी हैं, ये शराबी हैं, ये जुआरी हैं, मक्कार हैं, धूर्त हैं। मैं क्या क्या इनको संज्ञा दूं, संज्ञाएं भी कम पड़ जाएंगी इनके लिए। ये कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? ये कह रहे हैं कि ये जो विकलांग बैठे हैं ना, हजारों की, देखो आप कितने विकलांग लोग यहाँ पर बैठे हैं, जिनको खासा 5,000 मांग रहे हैं, खासा जिनको जरूरत है,
जिनकी सबसे बड़ी जरूरत है, लेकिन उन्हीं के ऊपर ध्यान नहीं है। वहाँ कितने सारे बुजुर्ग बैठे हैं, लेकिन जो अपना खा पी रहे हैं, अपना मस्त है, जिनके पास खाने को है, कमाने को है, बचाने को है, उनको सरकार दिए जा रही है। जो सबसे निर्बल है, जो सबसे कमजोर है, वो तो कह ही नहीं पा रहा है। इस लोकतंत्र में बहुत सारे नेता कहते हैं कि सरकार है ना सौतेली माँ की तरह हो गई है, जो अपने जो नीडी बच्चे हैं उनको सौतेला व्यवहार कर रही है, उनसे इन सब के साथ सौतेला व्यवहार कर रही है, चाहे उनसे बचना चाहती है। और मैं कह रहा हूँ ये भी तो वोटर हैं, इनके वोट की भी वही कीमत है जो जिनको ये दे रहे हैं उनके वोट की कीमत है। और वो गद्दार हो जाएंगे जिनको ये योजनाएं दे रही हैं, उनके ये नहीं होंगे। इतनी समझ नहीं आती इनको इतनी बुद्धि नहीं आती। पता नहीं इनको कौन सा टॉनिक दिया गया है दिमाग के अंदर। अरे ये तो बढ़ सकते हैं, ये तो राजा हो सकते हैं, जो जनता के दिलों पे राज कर सकते हैं, तो वोट ही तो चाहिए। योजनाओं के मद में जो खर्च करते हैं उससे क्या कर रहे हैं, उसे वोट ही तो चाहिए। तो भैया इनको दे के भी तो वोट मिल सकता है, ये भी करोड़ों में है। चाहे तुम विकलांग की बात करो, लगभग कहते हैं कि 2% के करीब जो हमारे देश के अंदर है वो विकलांग हैं। 2% में किसी भी अल्पसंख्यक, कहते हैं ना जैन समाज और सिख समाज से भी शायद ज्यादा, अभी अनुमानित कितना होगा नहीं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये एक बहुत बड़ा वर्ग है जो सच में नीड करता है। उसमें भी बहुत सारी तरह तरह की विकलांगताएं होती हैं, असमर्थ होता है, वो कर नहीं सकता। तो ऐसे लोगों के लिए मदद होनी चाहिए। EPS 95 का बुजुर्ग है, 72 साल का है, खाट पे पड़ा हुआ है, पूरी जिंदगी कमा के दिया उसने, उसको मदद करनी चाहिए। उनके लिए ये योजनाएं होनी चाहिए, उनका वेलफेयर की स्कीम होनी चाहिए। ना कि जो 80,000 महिला कमा रही है, 60,000 महिला कमा रही है, वो जाके बस में बैठ जाएगी। जो ऑटो में कार में जा सकती है वो जाके बस में बैठेगी, AC बस में बैठेगी, और आप टिकट लेके बैठे होगे तो आपको कहेगी खड़े हो जाओ, मैं बैठूंगी, ये महिला सीट रिजर्व है। अच्छी बात है, महिलाओं के लिए सीट रिजर्व है। टिकट भी नहीं ली, पैसा भी उसके पास है, महिला सीट रिजर्व है, उसको भी खाली करा रही है, और वोट भी जहां चाहे वहां दे रही है। जरूरी नहीं है वो लिया किसी से और ना भी दे, जैसे ही वोटिंग होती है तो ये आबादी वो वाली आबादी है जिसको ये बेनिफिट दे रहे हैं, ये मंसूरी के लिए चले जाएंगे। दिल्ली में अलग चुनाव होते हैं ना, इनको पहाड़ दिखे रहे, 5 दिन की छुट्टी हो गई, वीकेंड हो गया, पहाड़ देख के आते हैं। तभी तो चुनाव आयोग कहता है इस बार हम बृहस्पतिवार को मतदान कराएंगे, इस बार हम बीच में मतदान रखेंगे। अगर शनिवार के पास रखेंगे तो 1 दिन की और छुट्टी लेके 3 दिन का एक ट्रिप मार लेते हैं। इनको तो मतदान से कोई मतलब है, ना इनको लोकतंत्र से कोई मतलब है। ऐसी ये आबादी है, ना इसको वोटिंग से कोई मतलब है। ये एंजॉय करते हैं, इनको छुट्टी मिले तो ये एंजॉय करते हैं, कौन आ रहा है कौन जा रहा है कोई नहीं, और इनके काम सारे सेटिंग से हो जाते हैं। इनको कुछ करना है तो मुंह पे पैसे का चांदी का जूता मारते हैं और अपना काम करा लेते हैं। ऐसे लोगों को सरकारें क्यों देना चाहती हैं? ऐसे लोगों की जरूरत ही क्या है सरकार को देने की? ठीक है, कमा रहे हैं, खा रहे हैं, सशक्त हो रहे हैं, मजबूत हो रहे हैं। और जो ये आबादी यहाँ बैठी है, हाँ। और जो आबादी हम लोगों को देख रहे होंगे, जो बुजुर्ग हमको देख रहे होंगे, उनका क्या होगा? वो बस ऐसे ही रह जाएंगे? नहीं, राजनीतिक विकल्प देंगे वो। उन लोगों ने कहा है राजनीतिक विकल्प देंगे। हम तो कह रहे हैं कि हम बापू बनाएंगे, बाप, इन सब का बाप होगा। आप, कांग्रेस, बीजेपी, आप, अनाप शनाप, सबका बनेगा बाप, और बापू आएगी। अब राजनीतिक विकल्प आना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये सब जब तक राजनीतिक रूप से ये मांगते रहेंगे वो देंगे नहीं। करते रहो धरना प्रदर्शन, 1,000 कर रहे हो, 2,000 कर रहे हो, 10,000 कर रहे हो, 20,000 कर रहे हो, चले जाओ, हाय हाय करो। ज्यादा करोगे तो पुलिस आएगी, उठा के डिटेन कर लेगी, उठा के आपको बंद कर देगी, 24 घंटे में फिर छोड़ देगी। क्या करोगे? कमजोर हो, मजबूर हो। धरना प्रदर्शन से कुछ नहीं होगा। धरना प्रदर्शन करके किसके सामने रोओगे? अरे धरना प्रदर्शन करोगे किसके सामने? आप उसके सामने रो सकते हो जिसके पास हृदय है। जिसके पास हृदय ही नहीं है, जिसके पास अपना, कहते जनता के प्रति सहानुभूति नहीं है, उसके कहते निर्दयी के सामने रोने से क्या मिलेगा? आपको कुछ नहीं मिलेगा। निर्दयी से तो लड़ना ही पड़ेगा, और कोई पार्टी लड़ने को, उसकी भाषा में जवाब देना पड़ेगा, और कोई पार्टी लड़ने को तैयार नहीं है। ये जो पेंशनर्स हैं, जो बुजुर्ग हैं, क्या वो आएंगे अपनी लड़ाई लड़ने बाहर? राजनीतिक विकल्प बन के इतनी ताकत आएगी उनकी, इतनी क्षमता आएगी उनके पास? बिल्कुल, अगर नेतृत्व सही हो, अगर लीडरशिप सही हो, अगर सही दिशा हो, तो इस देश के अंदर अर्श से फर्श से अर्श पर जाया जाता है, और लोग अर्श पर होते हैं, वो फर्श पर आ जाते हैं। आ गए ना केजरीवाल जी नीचे। आपकी दिशा सही हो। दिल्ली के राजा थे वो तो। हाँ, दिल्ली के राजा थे, कट्टर ईमानदार थे, नीचे आ गए ना। आपका जो भाव है वो ठीक होना चाहिए, आपकी विजन ठीक होनी चाहिए। अभी केजरीवाल जी नीचे आए हैं, कहीं बड़ा हाथ जो हमारे बुजुर्ग हैं उनका तो नहीं?
ये भी आरोप लग रहे थे, मैंने पिछली वीडियो में बताया दौलत भाई, ये भी बहुत आरोप लग रहे थे शर्मा जी कि भाई बुजुर्ग नहीं हरा पाए। मैं बताऊं, साफ साफ बताऊं, कब लगभग 50,000, 40 से 50,000 के बीच में वोट पड़ा दिल्ली के अंदर, जिसमें हमारे भी कैंडिडेट थे और नोटा, सबको मिला के इतना ही वोट पड़ा है। और नोटा में भी आपको पता है कि जरूरी नहीं कि हमने अपील की वही वोट करेंगे, और लोग भी वोट कर सकते हैं। बहुत तंग लोग हैं, वो अलग अलग विषयों पे कर सकते हैं। तो मैं अप्रोक्स ऐसा मानता हूँ 30,000 के करीब दिल्ली में पेंशन के नाम पर वोट पड़ा, 30,000 से 40,000 के बीच में, 30,000 से ज्यादा और 40,000 से कम। तो लेकिन हाँ, हमने ये संदेश तो दिया कि भाई हम तुम्हारे साथ नहीं है। ये चीटी का प्रयास था कि आपको काटने की कोशिश की, डंक मारने की कोशिश की, माना हम कुछ नहीं कर पाए, लेकिन हमने ये संदेश दे दिया कि हम ना कांग्रेस की तरफ है, ना आपकी तरफ है, ना बीजेपी की तरफ है। दिल्ली में बीजेपी को हराने वाला पेंशनर नहीं है, हमारी इतनी हैसियत नहीं थी, हमारे पास इतना लोग जुड़ नहीं पाए थे, या हमारा उतना। दिल्ली में बीजेपी को हराने वाली मजे की बात यह कांग्रेस पार्टी है, जो हाँ जिताने वाली कांग्रेस पार्टी है, आम आदमी पार्टी को हराने वाली। देखिए कितनी मजे की बात है, कांग्रेस कहती है कि बीजेपी को हराना है तो हमें वोट करो, बीजेपी को हराना है तो हमें वोट करो, बीजेपी को रोकना है तो हमें वोट करो, पूरे देश में ढिंढोरा पीटती है। और आज अगर कांग्रेस पार्टी के 15 कैंडिडेट्स जिनको इतना वोट मिल गया कि आम आदमी पार्टी का वोट काट दिया और बीजेपी जीत गई, अगर ये नहीं होते तो आम आदमी पार्टी आ जाती। तो जो ये कहते हैं कि बीजेपी मुक्त करना है, भारत को बीजेपी मुक्त करना है, बीजेपी कम्युनल है, बीजेपी नफरती पार्टी है, तो फिर तुम क्यों जिता रहे हो बीजेपी को? इसका रीजन ये है कि कांग्रेस को बीजेपी जीते या हारे उससे मतलब नहीं है, कांग्रेस को अपने आप को खड़ा करना है, कांग्रेस को खुद का अस्तित्व बचाना है। क्योंकि अगर वो जिंदा नहीं होगी तो फिर बीजेपी हारे जीते क्या मतलब? वो चाह रही है कि एक बार वोट काट के आम आदमी पार्टी को गिरा दो और बीजेपी आ जाए, कोई बात नहीं, अगले 5 साल में हम रिकवर कर लेंगे, तो पेटी बनाएंगे। हाँ, तो मैं ये कहना चाहता हूँ, पेंशनर फिर क्यों इसमें पड़े कि हमें बीजेपी को हराना है, कांग्रेस को हराना है? हम खुद को क्यों ना जिताएं? थोड़े कम वोट मिलेंगे, कोई बात नहीं, आज 30,000 मिले, कल 3 लाख मिलेंगे, परसों 3 करोड़ मिलेंगे, लेकिन हमें खुद को जिताना चाहिए। हम नेगेटिव जो वोटिंग होती है, जैसा बहुत सारे समाज कर देते हैं कि यार उसको पसंद नहीं, उसको रोको। अरे भाई, उसको रोकने से अच्छा ये देखो किसको लाना है तुमको। जब तक समाज के अंदर ऐसी सोच नहीं होगी, हम किसको लाएंगे, कौन अच्छा है कौन खराब है, इस पर वोट करोगे तो वोट वेस्ट जाएगा। क्योंकि देखिए, जो ढूंढते हो वही मिलता है, बुराई ढूंढने जाओगे बुराई मिलेगी, भलाई ढूंढने जाओगे भलाई मिलेगी। हम तो ये कह रहे हैं कि जो हमारी भलाई करे उसको वोट करो, जो पेंशनर की बात करे वही देश पे राज करे, वही दिल्ली पे राज करे। और कोई नहीं कर रहा तो हम पेंशनर की बात करेंगे और अपना दल बनाएंगे और अपना संगठन बनाएंगे, सब कुछ बनाएंगे, उसी की हम जद्दोजहद में लगे हुए हैं। एक चर्चा मैं करना चाहूंगा आपसे। हमारे कमेंट सेक्शन में हमने देखा कई बुजुर्गों ने तो हमको समर्थन दिया, हमारी हमें हाँ मिलाई, या हम उनकी बात कर रहे हैं, वो अपनी ही बात आगे बढ़ा रहे हैं। लेकिन कुछ लोग हैं यहाँ पर टॉन्ट मारते हैं, चीजें कसते हैं, बुजुर्गों का मनोबल तोड़ते हैं, कहते हैं कि क्या बकवास में पड़े हो, क्या ये सब कर रहे हो। कुछ नेताओं का आपने नाम लिया था, कहीं उनके ही लोग होंगे? नहीं, मैं नाम किसी का लेता नहीं हूँ। नहीं, कुछ नेताओं के आपने कहा था, कुछ हैं जो इधर उधर हैं जो पेंशनरों को भड़का रहे हैं। हमारे कमेंट सेक्शन में भी कितने लोगों को भड़का रहे हैं, उनको आप क्या कहोगे? शर्मा जी देखिए, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, जिनकी दुकानें बंद हो रही हैं, जिनकी रोटी रोजी पेंशन के नाम पे चल रही है। यहाँ भी कुछ ऐसे नेता होंगे, इस संगठन में भी बेचारे ये पेंशनर आए हैं, ये इतना धरना करने के लिए लाखों रुपए की जरूरत है। कुछ नेता हो सकते हैं जो अपने आप को चमकाने के लिए बैठ जाए मंच पे, अगर उनकी दुकान बंद हो जाएगी तो वो तो चिल्लाएंगे ही, वो तो परेशान होंगे। नेता जो किसी मुद्दे का जो नेता होता है वो कभी नहीं चाहता कि मुद्दा सॉल्व हो जाए, वो किसी नेतागिरी, मेरा कस्टमर बना रहे, मेरा कस्टमर बना रहे, कस्टमर हो गया, वो नेतागिरी खत्म हो जाएगी उसकी। लेकिन उसको ये समझ नहीं है, जिस दिन वो मुद्दे को सॉल्व कर देता है तो उस दिन उसका कद इतना बड़ा हो जाता है कि वो किताबों में, इतिहास में उसका नाम लिख जाता है। और वो जो मिलता है उसको, ये छोटी दुकानदारी छोड़कर बड़ी दुकान में अगर आप किसी मुद्दे को सॉल्व कर देते हो, जो आपकी क्रेडिबिलिटी बनती है, फिर आप किसी भी मुद्दे को उठाओगे ना, लोग कहेंगे यस उसने वो सॉल्व कर दिया तो ये भी कर देगा। इनको इतना नहीं समझ में आता। असल में इनका हृदय छोटा है, इनका मन छोटा है, इनका दिल छोटा है, ये डरे हुए हैं, ये कमजोर लोग हैं। ये लगता है कि एक छोटे से सेट के लीडर बने रहना चाहते हैं। जैसे मैं विकलांग का हूं तो विकलांग का ही बना रहना चाहता हूं, क्योंकि मेरी औकात नहीं है देश को नेतृत्व देने की। मैं बुजुर्गों का हूं तो बुजुर्गों का बना रहना चाहता हूं, मेरी दुकान वहीं चलनी चाहिए, क्योंकि मुझ में हिम्मत भी नहीं है आगे जाके दूसरे मुद्दों पर लड़ने की। ये उस तरह के लीडर है। ऐसी लीडरशिप से भगवान बचाए, ऐसी लीडरशिप से खुदा बचाए। ऐसी लीडरशिप की जरूरत नहीं है। लीडर निडर होना चाहिए, शेर होना चाहिए। ये मुद्दा सॉल्व किया, हाँ ये मुद्दा खत्म किया, दूसरा चालू करेंगे यार।
इनको न्याय मिला, किसी और को न्याय दिलाएंगे। अरे इन्हीं को घिसते रहेंगे, बेचारा मर जाएगा वो। शर्म करो, शर्म करनी चाहिए, ये मैं कहना चाहता हूँ आपसे। चलिए, तो बिल्कुल लगातार जैसे कि ईपीएस 95 पेंशन हो, चाहे कोई भी मुद्दा हो, लगातार यहाँ पर हम सभी जो है बुजुर्गों की बात करें, उनके साथ खड़े और कहीं ना कहीं उनको बता रहे हैं कि आप भी एक राजनीतिक विकल्प हो सकते हैं। और यहाँ पर जिन लोगों ने आपको रोका है या जो आपकी पेंशन रोक रहे हैं, बढ़ोतरी नहीं हो रही, उनको बड़ा जवाब जो है राजनीतिक विकल्प बनकर दे सकते हैं। लगातार ये मैसेज जो हम फैला रहे हैं। मैं एक और सूचना देना चाहूंगा, कुछ ही दिनों में हमारी ऐप आ जाएगी, उसमें सदस्य बन सकते हैं लोग, साधारण सदस्य, निःशुल्क होगा वो। आप अपना डिटेल डालिए, डेटा डालिए, जल्दी मैं आपके अन्य चैनलों के माध्यम से उसको रिलीज करूंगा ऐप को। उस ऐप में क्या है, आप रजिस्टर्ड करिए तो एटलीस्ट हम संगठित हो जाएंगे। हमें पता है कि हमारा आदमी बुजुर्ग है, वो किस घर में कहाँ पर है, उसको क्या मदद की जरूरत है और उससे कैसे जुड़ा जाएगा। वो मोबाइल टेक्नोलॉजी इतना है आजकल, आपको पता ही है कि हमें लगता है कि जल्दी ही हम ये काम कर लेंगे, और जब हमें पता लग जाएगा कि हमारा आदमी कहाँ कहाँ है, किस किस अवस्था में है, तो हम अच्छी नीति बना पाएंगे और अच्छी तरह से हम चुनावी व्यवस्था में भागीदारी न्याय करेंगे। के लिए संगठन और संघ आना जरूर है। हाँ, न्याय के लिए संगठन बहुत जरूरी है, और संगठन के लिए आपको जो कार्रवाई करनी है वो हमने शुरू कर दी है। संगठित होंगे और राजनीतिक विकल्प देंगे। ऐसा नहीं कि यहाँ जंतर मंतर पे चिल्लाएंगे, अब हम कुर्सी पे बैठेंगे और खुद कलम चलाएंगे और अपने लिए पॉलिसी खुद बनाएंगे, बस। बिल्कुल सही विकल्प की तरफ ही आप जाएं, देखें क्या आपके लिए सही है और कौन आपको न्याय यहाँ पर दिला सकता है, क्योंकि अब खुद ही विकल्प बनना होगा और खुद की लड़ाई यहाँ पर सभी बुजुर्गों को आकर फ्रंट पेज पर आकर अब लड़नी होगी।